मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर दिल्ली, अहमदनगर और गोरखपुर में कई खतरनाक मिशन मुकम्मल करने के बाद अब DMI की हिरासत में हूँ। मेरी फरार की एक कोशिश नाकाम हो चुकी है और मुझ पर 3rd डिग्री टॉर्चर का आगाज हो चुका है। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे शेयर कीजिए। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। नामालूम किस वक्त गाड़ी रुकी, मुझे खींचकर बाहर निकाला गया। ताला खुलने और दरवाजा खोलने की आवाज आई और इतनी बेदर्दी से धक्का देकर मुझे फेंका गया कि मेरा सर सामने की दीवार से जा टकराया। बगैर मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतारे और हाथ खोले दरवाजा बंद कर दिया गया। दर्द की शिद्दत से मुझे बेहद प्यास लग रही थी। मैंने 2-3 बार पानी मांगा लेकिन कोई जवाब न मिला। मेरे वालिद मरहूम कहा करते थे कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में अगर करबला के शहीदों के दुख और तकालीफ को याद करो तो तुम्हें अपने दुख और तकालीफ बहुत हेच नजर आएंगे। करबला वालों ने तो 3 दिन भूख और प्यास में गुजारे थे, जबकि मैंने अपनी प्यास सिर्फ 1.5-2 घंटे पहले बुझाई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से दीवार से टेक लगाई। हाथ पीछे बंधे होने की वजह से मैं लेट न सकता था। हाथों से टटोल कर मुझे मालूम हुआ कि मैं ईंटों के फर्श पर पड़ा हूँ। पंखा भी कोई न था और कमरा तंदूर की तरह तप रहा था। नामालूम मैं कितनी देर इसी हालत में पड़ा रहा। पिंडली में गोली लगने की वजह से मेरी सारी टांग में इंतहाई शदीद दर्द हो रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से जख्मी टांग को हिलाया और उसे 1-2 बार फोल्ड किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि गोली लगने से मेरी टांग के सामने का गोश्त और हड्डी का कुछ हिस्सा टूटकर अलहदा हो चुका है, लेकिन टांग की हड्डी पूरी तरह टूटने से बच गई थी। मैंने करवट के बल लेटने की कोशिश की तो हाथ बंधे होने की वजह से बाजू मेरा वजन ज्यादा देर सहार न सके और दीवार से टेक लगाने में ही बेहतरी नजर आई। टांग के जख्म से बहते खून को किसी हद तक रोकने के लिए मैंने उस टांग को फोल्ड कर लिया। मुझ पर गुनूदगी तारी होती जा रही थी। मैंने भी उसी में आफियत समझी। ये भी अल्लाह पाक का करम है कि गुनूदगी और बेहोशी की हालत में चाहे कुछ अरसे के लिए ही सही दुख दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। नामालूम मैं कितनी देर इसी हालत में पड़ा रहा कि 3-4 जोरदार ठुड्डे लगने से मैं होश में आ गया। मुझे खड़ा होने को कहा गया, लेकिन बावजूद कोशिश के मैं खड़ा न हो सका। इस जुर्म की पादाश में मेरे चेहरे और जिस्म पर ठुड्डों की बारिश कर दी गई। जब फिर भी मैं खड़ा न हो सका तो मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया गया और धकेलते हुए मुझे किसी जानिब ले गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जख्मी टांग की वजह से मैं 1 कदम भी चल न सकता था। मुझे धकेला भी जा रहा था और घसीटा भी जा रहा था। इसी हालत में मुझे एक दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया। कुछ देर के बाद एक करख्त आवाज आई, क्या तुम अपने पहले बयान में कुछ तब्दीली या इजाफा करना चाहते हो या उसी पर कायम हो? मैंने जवाब दिया, मेरा पहला बयान ही सच पर मबनी है। उन्होंने सवाल किया, तुमने फरार होने की कोशिश क्यों की? क्या तुम समझते थे कि अपनी इस अहमकाना कोशिश में कामयाब हो सकोगे? मैंने जवाब दिया, फरार होने की कोशिश मेरा हक था और मैंने कोशिश की। नाकामी और कामयाबी तो बात की बात है। मेरा जवाब सुनकर वो भड़क उठे। बोले, अब हम अपना हक इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोनों बाजुओं से एक मोटा रॉड गुजारा गया। मेरे हाथ पीछे बंधे हुए और आंखों पर पट्टी थी, इसलिए सिर्फ महसूस ही कर सकता था। रॉड के दोनों सिरों पर कुंडे और पेच लगने की आवाज आई और रॉड ने मुझे ऊपर उठाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में ही मेरे दोनों पांव जमीन से उठ गए। मेरे जिस्म का सारा बोझ मेरी बगलों और कंधों पर पड़ गया। ऊपर उठाने से पहले एक मजबूत रस्सी मेरी कलाइयों के गिर्द लपेटकर उसे मेरे पेट पर कसकर बांध दिया गया था। मेरे जिस्मानी वजन की वजह से रॉड मेरी बगलों और पीठ के अंदर घुसा जाता था। मैंने बड़ी मुश्किल से इस अजियत से निकलने वाली चीखों को रोक रखा था और हर चीख को अल्लाह में बदल कर मुंह से निकालता था। रॉड के दबाव की वजह से मेरे पट्टे बेजान हो रहे थे और मुंह से सिर्फ अल्लाह की आवाज निकल रही थी। बुत परस्त अपने दरमियान अल्लाह का नाम सुनने की ताब भला कहाँ रखते हैं। उन्होंने मेरी टांगों पर हंटर मारने शुरू कर दिए। चंद लम्हे बहुत दर्द हुआ, लेकिन अल्लाह पाक कारसाज है। मेरा दिमाग सुन होता चला गया और लम्हा बलम्हा दर्द का एहसास खत्म होते होते बिल्कुल खत्म हो गया। मैं बेहोश हो चुका था और न जाने कितनी देर वो मेरे बेहोश जिस्म को ही निशाना सितम बनाते रहे। मुझे होश आया तो मेरे हाथ खुले हुए थे और आंखों की पट्टी भी उतर चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मैं आंखें खोलने के काबिल हुआ। मेरे जिस्म का एक हिस्सा दर्द से फट रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने गर्दन घुमा कर दोनों तरफ देखा। ये 10x8 का सेल था। मैं फर्श पर पड़ा हुआ था। सामने मजबूत सलाखों वाला बड़ा दरवाजा था और बरामदे में 2 मुसल्ला गार्ड्स स्टूलों पर बैठे मेरी
मेरी निगरानी कर रहे थे। कमरे में एक कोने में मिट्टी का घड़ा और प्याला था। रफ़ा हाजत के लिए टूटे हुए घड़े का निचला हिस्सा दूसरे कोने में पड़ा था। दिन ढलता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे कुछ इल्म न था कि तशद्दुद वाली रात के बाद ये अगला दिन था या दूसरा। मेरी टांग के जख्म पर पट्टी बंधी हुई थी। रान के जोड़ से लेकर पांव तक जख्म वाली टांग बेतरह सूजी हुई थी। मैं बड़ी मुश्किल से खिसकता हुआ घड़े तक पहुंचा और पानी पिया। जख्मी टांग से खून बहुत ज्यादा बह चुका था। जमे हुए खून के निशान फर्श से होते हुए सेल के दरवाजे के बाहर बनी नाली तक चले गए थे। उस सेल के बाहर कोई चार दीवारी न थी। सामने कोई 50 फुट के फासले पर टॉयलेट्स की कतार थी, जिसके पीछे एक ऊंची दीवार पर खारदार तारों की बाड़ लगी हुई थी। पहरेदारों ने मुझे पानी पीते हुए खामोशी से देखा। मैं घसीटता हुआ फिर सेल की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मेरे दोनों बाजू रॉड की वजह से बेजान हो चुके थे और मैंने बहुत ही दुश्वारी से घड़े से पानी निकाला था। मैंने बाजुओं को हरकत के काबिल बनाने के लिए हाथों की मुट्ठियां खोलनी और बंद करनी शुरू की, ताकि बेजान पट्टों में हरकत से जान पड़ सके। पानी पीने के बाद मुझे पेशाब की हाजत हुई। मैंने गार्ड्स को कहा तो जवाब मिला, दरवाजे के साथ वाली दीवार पर कर लो और बाद में पानी बहा दो। मैंने बड़ी मुश्किल से ये काम अंजाम दिया। पेशाब के साथ खून भी आया। शायद मेरे गुर्दों पर भी उन्होंने तबाह आजमाई की थी। शाम ढलते ही दाल और रोटी पर मुश्तमिल खाना आ गया। गार्ड्स ने अपनी औकात दिखाई और दाल का प्याला सलाखों में से ऐन उस जगह से मुझे थमाया जहां हाजत से फारिग होकर मैंने पानी बहाया था, और रोटी भी उसी जगह से थमाते हुए जानबूझकर फर्श पर गिरा दी। 2 चपातियां थी। मैंने ऊपर वाली चपाती खा ली और नीचे वाली दाल के प्याले के साथ लौटा दी। चपाती खाते हुए मुझे हर निवाला चबाते हुए क्रिच क्रिच की आवाज आती थी। फरार के बाद बंबई में मुकम्मल मेडिकल चेकअप से मालूम हुआ कि मेरी अंतड़ियों और मेदे में शीशे के बारीक जर्रात चुपे हुए हैं। रात को फिर मुझे कलाइयों में रस्सी और आंखों पर पट्टी बांधकर टॉर्चर सेल में ले जाया गया। वहां मेरी आंखों से पट्टी उतार दी गई। जख्मी टांग की वजह से मैं बगैर सहारे के खड़ा ना हो सकता था। तफ्तीशी टीम के अफराद नए थे। टीम के सरबराह ने मुझसे पूछा, डू यू वांट टू से समथिंग? मैंने जवाब दिया, यस यू आर स्वाइन्स, यानी तुम सुअर की औलाद हो। मैं चाहता था कि वो इश्तियाल में आकर मुझ पर फौरी सख्त तशद्दुद शुरू कर दें, ताकि मैं जल्दी बेहोश और तशद्दुद की तकलीफ के एहसास से बच जाऊं। मेरी दी हुई गाली सुनकर तफ्तीशी टीम का एक रुकन कुर्सी से उठने लगा, लेकिन सरबराह ने उसे बिठा दिया और कहा, डोंट वरी, वी विल गिव हिम अ बेटर लेसन। उसके कहने पर गार्ड्स मुझे घसीटते हुए एक लंबी मेज पर ले गए, जिस पर लिटाकर मेरा जिस्म गर्दन से पांव तक चमड़े की पेटियों से इस तरह बांध दिया गया कि मैं जरा सी भी हरकत के काबिल न रहा। फिर मेरे कान में गीला करके एक क्लिप लगा दिया गया, जबकि दूसरा क्लिप मेरे पोशीदा उज़्व पर। यह 3rd डिग्री टॉर्चर था, जिसका मुझे निशाना बनाया जाने वाला था। हिटलर के पैरोकार नाज़ी जर्मनी के स्वास्तिका के निशान को पूजने वाले ये भारतीय अपने जुल्म सितम में नाजियों से भी चंद कदम आगे थे। मुझे बिजली के झटके देने के लिए मेरे जिस्म पर लगाए दोनों क्लिपों को बिजली की तारों से मुंसलिक कर दिया गया, जिनके सिरे एक मशीन, जिसे गालिबन मैग्नो इलेक्ट्रिक कहा जाता है, में लगे हुए थे। उस मशीन के हैंडल को घुमाने से 400 वोल्ट से भी ज्यादा बिजली निहायत मुख्तसर वक्त और वक्फों से पैदा होती है। ये मुख्तसर वक्त के झटके इंसान को हलाक तो नहीं करते, लेकिन इतने तकलीफ दे और अजियतनाक होते हैं जिसे तहरीर करना या बयान करना मुश्किल है। मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया और मशीन का हैंडल घुमाया जाने लगा। इतनी हाई वोल्टेज की बिजली से मेरे जिस्म को वक्फों से दागा जा रहा था। पहले झटके से ही मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरा कलेजा और दिल मेरे हलक में आ गए हों। इंतहाई मजबूती से बंधे होने के बावजूद मेरा जिस्म हर झटके से फड़फड़ाता और कई इंच बमा उस टेबल के उछलता। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मेरा दौरान खून रुक गया है और दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। मेरी आंखें शिद्दत तकलीफ से हलकों से बाहर आ रही थीं और दिमाग की नसें फट रही थीं। मेरा सांस रुक रहा था। मैं तशद्दुद के इस शदीद तरीन अजाब से गुजर रहा था, जिसे बयान करते वक्त आज भी मेरा जिस्म थर्रा उठता है। नामालूम कितनी देर मुझे बिजली के झटके दिए जाते रहे, क्योंकि जब मुझे होश आया और मैं देखने के काबिल हुआ तो मैं अपने सेल में था और सूरज की रोशनी फैली हुई थी। मैं देख सकता था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ पर हूँ और मुझ पर क्या गुजरी है। काफी वक्त इस कैफियत में गुजर गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हवास बहाल होने लगे और यादाश्त जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी लौट आई। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। जिस्म के एक एक हिस्से में ऐसा महसूस होता था कि हजारों सुइयां चबो दी गई हैं। मेरी आंखों के पपोटे भी हरकत करने से कासिर थे और भूख और प्यास का एहसास खत्म हो चुका था। शाम तक मैं बड़ी मुश्किल से इस काबिल हो सका कि पानी के घड़े तक पहुंचकर पानी पी सकूं। मेरे क्लिप लगने वाले कान और मखसूस उज़्व से खून निकल निकल कर जम चुका था। पानी पीते साथ ही उबकाई आई और सारा पानी बाहर आ गया।
मेरी जो कैफियत थी मैं उसे बयान करने से आजिज हूँ। इस हालत में था कि गार्ड्स ने सेल में खाना रख दिया। मैं तो पानी भी हजम न कर सकता था, खाना कैसे खाता। एक अजीब बात थी कि मेरी जख्मी टांग का दर्द खत्म हो चुका था। मुझे यही महसूस हुआ, हालांकि हकीकत में सारे जिस्म में शदीद दर्द की लहरें टांग के दर्द पर हावी हो चुकी थीं। नामालूम किस वक्त गार्ड्स आए और मुझे घसीटते हुए उसी उकूबत खाने में ले गए। टीम के अफराद मुझसे कुछ पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे जवाब न देने पर मुझ पर ठुड्डों की बारिश कर दी गई, लेकिन शायद मेरा जिस्म बेहिस और हवास मुकम्मल बहाल न होने की वजह से मुझे बहुत थोड़ा दर्द हुआ। कई आदमी मुझे दोनों अतराफ से ठुड्डे मार रहे थे और मैं लुढ़कता हुआ इधर से उधर हो रहा था। मेरी ये हालत देखकर किसी ने उन्हें मजीद तशद्दुद से रोका। नीम गुनूदगी की हालत में मुझे सिर्फ इतना याद है कि किसी ने मेरा ब्लड प्रेशर देखा, जख्मी टांग पर नई पट्टी लगाई और 2-3 इंजेक्शन दिए और फिर मुझे होश न रहा। मुझे होश आया तो इतना अचानक था कि मैं हड़बड़ा गया। किसी ने पानी की पूरी बाल्टी मुझ पर उंडेल दी थी। मैं उठ तो न सका, लेकिन देख सकता था। एक गार्ड बाल्टी लिए खड़ा था और सेल के बाहर 2-3 आदमी मौजूद थे। मुझे होश में आते देखकर एक आदमी ने इशारा किया तो 2 गार्ड सेल में दाखिल हुए और मुझे खींचकर दीवार के साथ मेरी टेक लगा दी। एक और गार्ड सेल में आया और चाय में भिगोकर मुझे बिस्किट खिलाए और चाय पिलाई। उसके बाद सिविलियन लिबास पहने 2 आदमी सेल में आए। उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, टांग के जख्म की पट्टी बदली, पानी के साथ चंद गोलियां मुझे खिलाई और 2 इंजेक्शन लगाए। एक गार्ड ने सिगरेट जलाकर मुझे दिया। मैंने एक कश ही खींचा था कि शदीद खांसी की वजह से दोहरा हो गया। उसके बाद 2-3 गार्ड्स ने मुझे खड़ा किया और मेरा गिरफ्तारी के वक्त का पहना हुआ लिबास उतारकर स्लेटी कमीज और पाजामा जो पहले सेल में मुझे दिया गया था पहना दिया गया। गालिबन वो डॉक्टर था जिसने मुझसे कुछ पूछा। कुछ न समझ आने के बावजूद मैंने बोलना चाहा तो जबान ने साथ न दिया और मैं हकला कर रह गया। बिजली के झटकों का मुझ पर इतना शदीद असर हुआ था कि आज 24 बरस गुजरने के बाद भी मैं बड़ी मुश्किल से अपनी हकलाहट पर काबू पाता हूँ और मेरी बाईं आंख का ढेला भी बाज़ औक़ात सही जगह पर नहीं रहता। मुझे देखने और खुसूसन तीसरी डायमेंशन में फासले का अंदाजा लगाने में खासी दिक्कत होती है। मुझ पर यह मेहरबानी, हमदर्दी या इंसानियत के जज्बे के तहत नहीं हो रही थी, बल्कि मुझे मजीद तशद्दुद सहने के लिए तैयार किया जा रहा था, जिसका सबूत आइंदा दिनों में मिल गया। ये दोपहर का वक्त था जब मुझे होश में लाया गया, लेकिन मैं दिन और तारीख से बिल्कुल बेखबर था और ना ही मुझे मालूम था कि मैं कितने घंटों या दिनों बेहोश रहा हूँ। रात का खाना मुझे उसी जलालत के साथ सलाखों के नीचे से फर्श को छूता हुआ दिया गया। मुझे यकीन है कि गार्ड्स ऊपर के हुक्म पर नहीं बल्कि मुझसे महज मुसलमान होने की वजह से अपनी अजली नफरत का इस तरह इजहार कर रहे थे। आज पाकिस्तान के कुछ दानिश्वर भारत से मोहब्बत की पींगे बढ़ाने और उसे मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देने की ख्वाहिश रखते हैं। मैं नहीं समझता कि वो इतने कोताह नजर हैं और उनकी यादाश्त इतनी कमजोर है कि वो भारत की पाकिस्तान पर ठूसी गई 3 जंगें भूल चुके हैं, जिनमें हजारों पाकिस्तानी जवानों ने अपने वतन की हिफाजत करते हुए जानें दी। क्या वो मकबूजा कश्मीर में 6 लाख से ज्यादा भारतीय अफवाज की कश्मीरी जवानों, बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर बेरहमाना जुल्म और तशद्दुद को देख और महसूस नहीं कर रहे? वाहगा बॉर्डर पर 14 अगस्त को भारतीयों से चहलें करने वालों को क्या बाबरी मस्जिद की शहादत याद नहीं रही? क्या उन्हें भारतीय जंगी तैयारियां और पृथ्वी, त्रिशूल और अग्नि मिसाइल नजर नहीं आ रहे? क्या उन्हें 71 में सुकूत ढाका के बाद इंदिरा गांधी की वो तकरीर भी भूल गई है जिसमें इंदिरा ने फखरिया कहा था कि हमने 1000 साला बदला ले लिया है, जबकि उस वक्त पाकिस्तान को वजूद में आए सिर्फ 24 बरस गुजरे थे। हैफ सद हैफ इन भारत नवाज लोगों पर। हैरत है वो भारत से शौक मोहब्बत में अपनी गैरत मिल्ली और हमियत को भी फरामोश कर चुके हैं। मैंने भारतीयों को उनके असल रूप में उस वक्त देखा है जब मैं बेबस उनकी हिरासत में था। चाणक्य के उसूलों के वारिस अगर मुझे पाकिस्तानी जासूस समझकर मुझ पर तशद्दुद की इंतहा करते तो मुझे हरगिज अफसोस न होता, लेकिन तशद्दुद के अलावा मुझसे सिर्फ मुसलमान होने की वजह से नफरत और मेरी मजबूरी और बेबसी की हालत में मेरे मजहब और मेरी महबूब हस्तियों की शान में गुस्ताखी करना उनकी असली जहनियत की अक्कास थी। आज हमें भारत से समझौते करने वालों की बजाय महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, सलाहुद्दीन अय्यूबी और गाजी इल्मदीन शहीद की जरूरत है जो भारतीयों को उनके असली मकाम पर रख सकें। मैं तो अपने जिस्म पर भारतीय तशद्दुद के निशान देखकर फख्र करता हूँ कि मैंने ये जख्म अपने वतन अजीज की खातिर खाए। क्या ये भारत नवाज अपने जिस्म पर भारतीय तशद्दुद की एक मामूली सी पिन चुभने का भी सबूत दे सकते हैं? भारतीय शराब की चुस्कियां लेने वाले ये मीर सादिक और मीर जाफर के जानशीन भारत से अपनी वफादारी निभाते हुए किरदार के गाजी बनना तो दूर की बात है, गुफ्तार के गाजी भी न रहे। उस रात मुझे इंटेरोगेशन के लिए नहीं ले जाया गया।
दूसरे रोज दिन को डॉक्टर फिर आया, मेरी पट्टी तब्दील की, इंजेक्शन लगाए और दवा की गोलियां दी। मेरी टांग का जख्म आहिस्ता आहिस्ता मुंतमिल हो रहा था, सूजन और दर्द भी कम हो गई थी। उस रात मुझे फिर तफ्तीशी उकूबत खाने में ले जाया गया। तफ्तीशी टीम के सरबराह ने मुझसे पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, जिंदा हूँ। उसने कहा, हम भी यही चाहते हैं कि जिंदा रहो और हमारे सवालों के जवाब दो। मैं खामोश हो गया। तफ्तीशी टीम के किसी फर्द के इशारे पर 4-5 गार्ड्स ने मुझे जमीन पर लिटा कर दबोच लिया। एक गार्ड ने लोहे के एक चपटे टुकड़े से मेरा मुंह खोला और मुंह खुला रखने के लिए मेरे तालू और जबान के दरमियान कोई चीज फंसा दी। रबड़ की एक नलकी मेरे मुंह में हलक तक डाल दी गई। उस नलकी के दूसरे सिरे पर एनिमा यानी जुलाब देने वाला सिलेंडर नुमा बर्तन था। उसके जरिए बहुत ज्यादा साबुन मिले हुए पानी को 2 बार मेरे पेट में दाखिल किया गया। इतनी ज्यादा मिकदार में साबुन मिले पानी ने मेरे पेट को आखिरी हदों तक फैला दिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा पेट फट जाएगा। उन्होंने इसी पर बस न किया बल्कि और पानी मेरे पेट में डालने लगे। इस दौरान गार्ड्स ने जंजीर से बंधे 2 कड़े मेरी दोनों टांगों में डाल दिए थे। जब पानी मेरी बाछों से बाहर बहने लगा तो उन्होंने मेरे मुंह से नलकी और मुंह खुला रखने वाला लोहे का टुकड़ा निकाल दिया। फिर जंजीरें खींची गईं और मैं हवा में उल्टा मुअल्लक हो गया। मुंह के रस्ते सारा पानी और थोड़ी सी खाई हुई ग़िज़ा निकल गई। उस रात मेरे साथ ये अमल 2 मरतबा दोहराया गया। पानी में नामालूम क्या डाला गया था कि पानी निकलने के बाद मेरे पेट में आग सी लग गई। इस आग की इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि मैं तड़पने लगा। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरे पेट में हजारों सुइयां चुभो दी गई हों। मैं अभी होश में था कि गार्ड्स मुझे लकड़ी के डंडों से बुरी तरह पीटने लगे। दर्द की शिद्दत से मैं औंधा हो गया। यकबारी मेरे सर के दरमियान एक जोरदार डंडा लगा। मुझे अपनी खोपड़ी टूटने की साफ आवाज आई। जोरदार धमाका हुआ और मेरे हवास बिल्कुल मुअत्तल हो गए। पहली तफ्तीशी टीम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि तुम मौत मांगोगे लेकिन तुम्हें मरने नहीं दिया जाएगा। नामालूम मुझे कब होश आया। मेरे लिए वक्त और दिन रात की तमीज खत्म हो चुकी थी। एक अजीब बात मैंने महसूस की। मेरा जिस्म चोटों से भरा पड़ा था। टांग का जख्म तशद्दुद की वजह से खुल चुका था और उससे खून बह रहा था, लेकिन जिस्म में कहीं भी दर्द का नाम न था। मैंने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हाथ फेरा लेकिन छूने का एहसास न हुआ। टांग के जख्म पर बंधी पट्टी और फिर जख्म पर हाथ लगाया, लेकिन न तो दर्द हुआ और ना ही छूने का एहसास। मेरी आंखें खुली हुई थी लेकिन ये समझ ना आता था कि क्या देख रहा हूँ। मैंने सर पर हाथ फेरा तो हड्डी टूटने की जगह पर ऐसे महसूस हुआ जैसे छोटा सा स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। मेरा हाथ खून में लिथड़ गया लेकिन दर्द ना हुआ। मेरी बाईं आंख के कोने से भी खून निकलकर जम चुका था लेकिन दर्द न था। सिर्फ कानों से मुसलसल शाएं शाएं की तेज आवाजें आ रही थी। मैंने इस कैफियत से निकलने के लिए कुछ याद करने की कोशिश की तो दिमाग में धमाके होने लगे और मेरी आंखें बंद हो गईं। शायद मैं फिर बेहोश हो गया था। जब दोबारा होश आया तो दिन की रोशनी थी। मैं कुछ सोचने समझने से कासिर था। अध खुली आंखों से मैंने देखा कि मेरा गलाजत भरा लिबास तब्दील कर दिया गया था। बेख्तियार मेरा दायां हाथ मेरे जिस्म को टटोलने लगा। मेरी खोई हुई याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही थी। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दर्द की टीसें भी उठ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से टांग के जख्म को छुआ तो दर्द से मेरी कराह निकल गई। नई पट्टी बंधी हुई थी। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बैंडेज लगे हुए थे। मैंने अपने सर की तरफ हाथ बढ़ाया तो महसूस हुआ कि एक बड़ी पट्टी मेरे सर के जख्मी हिस्से और चेहरे पर बंधी हुई है। लिबास की तब्दीली और तिब्बी इमदाद मेरी बेहोशी के दौरान दी गई थी। दोपहर के करीब डॉक्टर आया और मेरी दोबारा मरहम पट्टी की। डॉक्टर ने अपनी निगरानी में मुझे दूध मिला दलिया खिलवाया। मेरी हालत देखकर वो बार बार सर को झटकता। मुझे इंजेक्शन लगाते हुए उसने आहिस्ता से कहा, बारबेरियंस। उसने मुझे चंद गोलियां खिलाईं और कुछ गोलियां मुझे देते हुए कहा कि दर्द होने की सूरत में खा लेना। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था लेकिन अभी मेरी कुव्वत गोयाई वापस न आई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे इशारों से बताया कि मैं बोल नहीं सकता। उसने मेरा मुंह खोला, चिमटी से जबान को पकड़कर ऊपर नीचे और आगे पीछे किया। फिर 2 इंजेक्शन मेरे दाएं और बाएं कानों के नीचे लगाए। मेरे बाजुओं को थपथपाते हुए कहा, डोंट वरी यू विल बी ऑल राइट, और चला गया। यानी फिक्र न करो, तुम ठीक हो जाओगे, ये कहा और चला गया। यकीनन ये डॉक्टर की हिदायत थी कि अगले 3 रोज मुझे सेल से बाहर न निकाला गया। सुबह नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में मुझे सिर्फ दलिया मिलता रहा। इस दौरान डॉक्टर रोज आता और मेरी मरहम पट्टी करता। मेरी कुव्वते गोयाई अगरचे वापस आ चुकी थी लेकिन मैंने खामोश रहने में ही मसलहत समझी। पेट में साबुन और नामालूम क्या कुछ डालने से मुझे मुसलसल पेचिश हो रही थी और बुखार भी था। मैंने डॉक्टरों को इशारों से बताया तो उसने गोलियां दी। वो बिला नागा मुझे हर रोज 4 इंजेक्शन लगाता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।
कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।